This video is work of fiction intended for mature audiences. All characters, events and substances mentioned are purely fictional and meant for entertainment purpose only. Do not attempt to recreate any scenes. Hi guys and welcome to Cultunch, and here's the brand new episode of the 7 Psycho Rituals. Hope you will love it, so let's begin. कभी कभी जो चीजें हमें दिखती हैं वो सच नहीं होती। बेटे क्रिस, एज यू नो कि मेरे 2 रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं और अब तक तू मेरे बारे में भी बहुत कुछ जान चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं तुझे मेरे थर्ड विक्टिम के बारे में बताऊं और मैंने अपना थर्ड रिचुअल कैसे कंप्लीट किया उस बारे में सब कुछ बताऊं। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, एंजाइटी सी हो रही है मुझे। इस डायरी को और आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। सिर्फ इन बातों को पढ़कर ही मेरी रूह काँप गई है। तो सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी जो इस डेविड का शिकार बने होंगे, और मेरे वो माँ-बाप के साथ जो हुआ, उन्होंने जो झेला वो कितना दर्दनाक होगा। और सबसे घिनौनी बात ये है कि डेविड वो एक घटिया इंसान, एक हरामी जिसने इंसानियत का मतलब ही मिट्टी में मिला दिया। किसी को मारते वक़्त या उनकी लाशों को देखते वक़्त उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी रहम नहीं होता है। ही वाज़ रियली अ मेंटल। मुझे पता है कि उसके इस ब्रूटैलिटी के पीछे उसकी बहन के साथ हुआ वो सब कुछ था। एंड या आई नो इट्स रियली वेरी बैड एंड इमोशनल, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दूसरे मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे पेरेंट्स और वो सारे विक्टिम्स, उन सब के लिए अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। तब जाकर मैं इस डायरी को आगे पढ़ पाऊँगा। क्योंकि अब जो लिखा है, वो सिर्फ़ कहानी नहीं है, वो सच है। और वो सच इंसानियत का सबसे भयानक चेहरा दिखाता है। मुझे अब तक 1 रात और 1 पूरा दिन हो चुका है इस डायरी को यहाँ तक पढ़ने में, और अब रात भी हो चुकी है। मारिया आंटी मुझे डिनर के लिए कई बार आवाज़ लगा चुकी थीं, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि जो मुझे पता चला है, उसे सुनकर मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल मन ही नहीं है। पर फिर भी भले ही 1 रोटी ही सही, मुझे मारिया आंटी के कहने पर डिनर के लिए अपने रूम से बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, इमोशंस को बैलेंस करके रूम से बाहर निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुँचा। मारिया आंटी ने मेरी फ़ेवरेट मशरूम की सब्ज़ी और रोटी बनाई हुई थी, पर मैं अंदर से इतना दुखी हूँ कि आज खाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। वेल, आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं अब कैसा फ़ील कर रहा हूँ और मेरी तबीयत कैसी है? तो मैंने बस इतना ही कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी ने कहा, "कोई बात नहीं बेटा, तुम कल भी ऑफ़िस मत जाना, और इनफैक्ट जब तक तुम एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा फ़ील ना करने लगो, तब तक तुम ऑफ़िस से लीव ही ले लो, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही हो तो बताना, मैं कल तुमको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी।" मारिया आंटी का दिल रखने के लिए मैंने थोड़ा-सा खाना खा लिया और तुरंत अपने रूम में वापस गया, उस डायरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। क्रिस, इतने सब के बाद अब टाइम आ चुका था मेरे अपने मेन घर में वापस लौटने का। मैंने उस पुराने घर में अच्छे से सारी साफ-सफाई करी और सारे छोटे से छोटे सबूत मैंने मिटा दिए, जस्ट फॉर बीइंग मोर सेफ। और वैसे भी मेरा वो पुराना घर एक एबैंडन्ड से हाईवे के पास है, जिसके आस-पास जंगल है, तो वहाँ कौन ही आने वाला है। कोई अपने सपने में भी उस घर के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर मैं अपनी कार में आकर बैठ गया। हल्का-सा रॉक म्यूज़िक लगाकर शाम के टाइम को और उस मस्त सी ड्राइव को एन्जॉय करते हुए मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा। वैसे क्रिस, बहुत ही जल्द मैं तुझे मेरे बाकी के बचे हुए रिचुअल्स के बारे में भी बता दूँगा। पर मुझे तो ये सोचकर हँसी आ रही है कि साला अब तू करेगा क्या? अकॉर्डिंग टू मी, तेरी लाइफ़ का तो पर्पस ही खत्म हो गया, और अब बेटर यही होगा कि तू इस डायरी को खत्म करते ही चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। काश मैं इस टाइम ये सब बातें, मेरी लाइफ की रियलिटी तुझे फेस टू फेस बता पाता, और तब मैं देखता कि कितना तड़प रहा है तू। वेल, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव के बाद और काफ़ी टाइम के बाद फाइनली मैं अपने घर के एरिया में पहुँच ही रहा था। हश! और तभी मैंने देखा कि मेरे घर से थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक घर जो रेंट के लिए बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था, उस घर में कोई किराएदार रहने आया है। सॉरी, रहने आई है। एक्चुअली तू तो जानता ही, आजकल के ज़माने के सो कॉल्ड जेन ज़ीज़ को।
चूतिया साले, स्पेशली आजकल की लड़कियां जो फॉलोअर्स के लिए और पैसों के लिए अपना नंगा शरीर सोशल मीडिया पर नीलाम करती हैं, कटे फटे कपड़े पहनकर, नीच औरतें। तो उस घर में जो नई किराएदार आई थी, आलिशा, वो भी यही सब करती थी। एक्चुअली जब मैं अपनी कार को अपने घर के सामने पार्क करके घर के अंदर जा रहा था, तब मैंने देखा कि उस रेंट वाले घर के बाहर जो लॉन है, उस लॉन में वो आलिशा खड़ी हुई है, जिसके साथ एक लड़का भी है और उस लड़की का फोटोशूट चल रहा है। कुछ वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा घिन वाली बात मुझे जो लगी, वो ये थी कि वो लड़की भी आजकल की जनरेशन की तरह सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के लिए अपने जिस्म को खुलेआम दिखा रही थी। बहुत ही वल्गर, कटे-फटे, ऑलमोस्ट ना के बराबर कपड़े पहने। हाँ, मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ है। सीरियसली, दे आर जस्ट आई थिंक व्हाई दे आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, दे मस्ट बी किल्ड। खैर मुझे क्या, आई इग्नोर्ड हर और मैं अपने घर में चला गया। अब मैं आराम से बैठा हुआ था और तभी मुझे अपने रूम में एक अलमीरा के ऊपर रखी हुई एक बहुत पुरानी सी डॉल दिखी। वो डॉल ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई लव इट। आज से कुछ मे बी 15 साल पहले की बात है। मैंने किसी रैंडम 8 महीने के कीड़े के साथ खेला था, तब मुझे उसके पास से ये डॉल मिली थी और मैंने आज तक वो डॉल और उस डॉल पर उस 8 महीने के बच्चे के खून के निशानों को संभाल कर रखा है। ओ भाई, क्या नॉस्टैल्जिक यादें हैं वो। मज़ा बहुत आया था उस चूज़े को मारने में। मैंने उस नन्ही सी जान का क्या हाल किया, चल मैं तुझे बताता हूँ। एक टब था, पानी से लबालब भरा हुआ। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है। लेकिन मेरे हाथों में प्यार नहीं था, मौत। मौत थी मेरे हाथों में। बहुत प्यार से, धीरे से उसे पानी में डुबा दिया। पहले उसके पैर, फिर कमर, फिर सर। वो तड़प रहा था, फड़फड़ा रहा था। उसकी नाक में, गले में पानी घुसता जा रहा था। साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उस बच्चे की साँसें टूट रही हैं और धीरे-धीरे वो एक बहुत गहरी नींद में सोने जा रहा है। थोड़ी ही देर में वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया और उसकी वो चीखें अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने उसे उस टब में छोड़ दिया कुछ देर के लिए। तब तक मैं उसे बहुत प्यार से देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर उसकी डूबी हुई लाश से कहा, कैसा लगा ठंडे-ठंडे पानी से नहाकर? Twinkle, twinkle, lifeless eyes, floating under silent skies. Down below you make no sound, no more laughter, no more bound. Twinkle, twinkle, breathless star, look how peaceful dead things are. Guess what? ये वही राइम थी जिसे मैंने उस बच्चे को सुनाते हुए उसे गहरी नींद में सुला दिया और इस राइम को गाते हुए ही मैंने उस बच्चे की लाश को, जो पानी में पड़ी हुई पूरी-पूरी सूज चुकी थी, अब मैंने उसे उठाकर अपने घर के माइक्रोवेव ओवन में रख दिया और कुक करना, रोस्ट करना शुरू कर दिया। पूरे 30 मिनट के टाइमर तक उसे कुक होते हुए मैं ओवन की विंडो से देखता रहा। वो राइम गाता रहा। इट वाज़ सो सैटिस्फाइंग। इनफैक्ट वो मेरा पहला विक्टिम था, इतना छोटा-सा, इतना प्यारा-सा, जिसे मैंने सिटी के किसी रैंडम फैमिली से किडनैप कर लिया था। बस ऐसे ही मेरा मन किया और बस मैंने ऐसा कर दिया। वेल 30 मिनट हो गए और वो बच्चा पूरी तरह से कुक भी हो गया। मैंने उसको बाहर निकाला, उसको इसी डॉल के पास रखा और एक बड़े से नाइफ से उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। हर एक कट के साथ मेरे किचन के पूरे फ्लोर पर, स्लिप पर, मेरे चेहरे पर उसके खून की बारिश हो रही थी। वही खून उस डॉल पर भी जाकर लग गया, जिसे अभी तक मैंने मिटने नहीं दिया। फिर मैंने उस कुक्ड डेड बॉडी पर एकदम स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, मसाले और थोड़ा-सा नींबू का रस डाला और फिर अपनी फेवरेट सीरीज़ को एन्जॉय करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स के साथ उस डिनर को एन्जॉय किया। फिलहाल मैंने उस अलमीरा के ऊपर से वो डॉल नीचे उतारी और थोड़ी देर उसके साथ खेलते हुए, उससे बातें करते हुए और फिर से वही राइम गानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद मैं बोर हो गया, मुझे भूख भी लगने लगी, तो मैंने उस डॉल को वापस से उसकी जगह पर रख दिया और किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगा। यार, मुझे काम करते वक़्त थोड़ा बहुत रील्स देखने का शौक है, तो मैंने साइड में ही अपने लैपटॉप पर इंस्टा चलाकर रील्स भी लगा दी एंड नाउ आई वाज़ एन्जॉयिंग द रील्स एंड कुकिंग द फूड अलोंग विथ सिंगिंग सम ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और तभी जस्ट मेरा डिनर तैयार हो ही गया था और मैं सर्व करने जा ही रहा था कि तभी रैंडमली मेरे लैपटॉप पर मैंने रील स्क्रॉल करी और तब मुझे जो दिखा वो देखकर
कुछ देर के लिए मैं तो शॉक ही हो गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था यार। मैंने देखा कि एक रील है जिसमें एक लड़की जिसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल बहुत ज्यादा ही खराब है, एक बीमारी जिसका बड़ा ही वियर्ड सा नाम था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था। हाँ, आई गॉट इट, कैंक्रम ओरिस। वो लड़की ऐसा बता रही थी कि उसको ये बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। लाखों में उसके फॉलोअर्स उसे डोनेशन दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। मैंने इस बीमारी के बारे में रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि इस डिसीज से सफ़र कर रहे लोगों के साथ होता ये है कि ये शुरू होती है माउथ अल्सर से, लेकिन फिर इन्फेक्शन फेस के मसल्स, टिश्यूज और हड्डी तक खा जाता है। ये डिसीज उन लोगों को हो जाता है जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो, पुअर हाइजीन और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो। आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ दिस डिसीज विक्टिम का फेस लिटरली पिघल जाता है। नोज, चीक्स, लिप्स सब खत्म हो सकते हैं। पूरा चेहरा डिफॉर्म हो जाता है। इसका इलाज काफी एक्सपेंसिव है और सर्जरी वगैरह करानी होती है। सो इन शॉर्ट, उस रील में वो लड़की ऐसा कह रही थी कि उसे ये बीमारी है और उसके इलाज के लिए, सर्जरी के लिए उसे डोनेशन और सिंपैथी देने के लिए लाखों लोग उसकी रील लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। पर अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है ऐसे रील में। तो चल मैं तुझे बताता हूँ। कैन यू गेस कि वो रील में जो लड़की दिख रही थी वो कौन थी? ये वही लड़की थी जो रिसेंटली मेरे मोहल्ले में शिफ्ट हुई और मैंने घर में आते वक्त उसे पूरे फटे चिरे कपड़ों में उसके घर के लॉन में फोटो शूट कराते हुए देखा था, वल्गर से कपड़ों में। तो मैं इसी बात से शॉक था कि ये साला अभी कुछ घंटों पहले अपनी खूबसूरती का मेला दिखा रही थी और उसकी ऐसी ब्रूटल कंडीशन की वीडियोस कैसे आ गई। अब मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि आखिर बात है क्या। मैंने जल्दी से अपना डिनर किया और फिर बस मैं बैठ गया उस आलिशा के बारे में रिसर्च करने के लिए। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी और काफी देर तक रिसर्च करने पर मुझे बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली। एक्चुअली मैं उस अलीशा का इंस्टा पेज जो है उस पे 256K फॉलोअर्स हैं और वो पेज उसने रिसेंटली ही बनाया है और उसके पेज पर कंटेंट के नाम पर बस यही वीडियोस हैं जिसमें वो सिर्फ ये कहते हुए दिख रही है कि उसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, उसका दुनिया में कोई नहीं है। उसकी दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है, उसका फेस डैमेज हो रहा है, स्किन खराब हो रही है और इन शॉर्ट उसको जल्द से जल्द अपनी सर्जरी कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। कुछ वीडियोज़ थे जिसमें उसकी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ थी जिनमें उसकी हालत एकदम ठीक है और वो बहुत सभ्य और सुशील आउटफिट्स में उसकी फ़ोटो दिखाई जा रही है और कह रही है कि पहले उसकी हालत ऐसी थी, कितनी अच्छी थी, पर अब इस बीमारी के चलते सब खराब हो चुका है और लोग उसे लाखों रुपए डोनेट भी कर रहे हैं। 256K, 2,56,000 लोगों का चूतिया काट रही थी वो उस लड़की। क्या भाई! अब सोचने वाली बात ये थी कि मैंने जो उसे फ़ोटोशूट करवाते हुए देखा था, वो किस लिए था? जिसमें इतनी वल्गर आइडेंटिटी दिख रही थी उसकी। वो फ़ोटोज़, इनफैक्ट वैसी कोई भी फ़ोटोज़ मुझे इंस्टा पर कहीं नहीं मिली उसकी। और अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत हिंट तो आ ही गया था कि ये आलिशा कुछ तो बहुत ही तगड़े लेवल का स्कैम या कुछ तो कर रही है और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी इस सब के बारे में जानने की। बस मैंने 5 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करके सोचना शुरू किया और तब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आईं। देखो, जिस तरीके का फ़ोटोशूट वो आलिशा अपने घर के लॉन में करवा रही, वो कंटेंट तुमको कहाँ मिलेगा? मेबी यू गेस्ड इट राइट। वो कंटेंट तुम्हें या तो ओनली फैन्स जैसी वेबसाइट्स पर मिलेगा या फिर पॉर्न वेबसाइट्स पर मिलेगा, जहाँ लड़कियाँ यही सब करती हैं। तो बस मैंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आलिशा नाम से मुझे कोई भी अकाउंट या कुछ भी दिख नहीं रहा था, किसी भी पॉर्न साइट पर या ओनली फैन्स पर। पर मैंने हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने पूरी रात ऐसे ही बिता दी आलिशा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में। और फाइनली बहुत मुश्किल से सडनली मुझे याद आया कि जब मैंने उसे फोटोशूट कराते हुए देखा था ना, तब मैंने उसके जस्ट पीछे एक कर्टेन पर एक लोगो लगा हुआ देखा था जिस पर लिखा हुआ था एलिस। मैंने इमीडिएटली एलिस के नाम के बारे में सर्च करना शुरू किया और तब फाइनली मुझे मल्टीपल पॉर्न वीडियोस, उसका मेन ओनली फैंस का अकाउंट भी दिखा जहां पर उसकी एकदम अलग ही इमेज है। और ना सिर्फ इंस्टा से, वो कमीनी एलिस ओनली फैंस और पॉर्न साइट्स वो हर जगह से लाखों रुपए कमा रही है। और जो लोग उसे ओनली फैंस और पॉर्न साइट्स के थ्रू जानते हैं, वो उसकी इस साइट को बिल्कुल नहीं जानते हैं कि वो इंस्टा पर खतरनाक बीमारी के फेक नाम लगाकर लोगों का अटेंशन ले रही है, लोगों को लूट रही है। और सेम इंस्टा वाले फॉलोअर्स भी ये नहीं जानते हैं कि जिस लड़की पर दया करके लोग अपना चूतिया कटवा रहे हैं, वो असल में है कौन। देखो, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ, तो मैंने बस ऐसे ही मजे-मजे में जस्ट उसके बारे में जानकारी निकाल ली थी। पर शायद मेरी ये मेहनत फालतू की नहीं थी। बिकॉज़ कुछ देर बाद इस एलिस के साथ अपना थर्ड रिचुअल करना मेरा मिशन बन गया। ना
इस वजह से नहीं कि वो दुनिया को पागल बना रही है, लूट रही है। अलीशा को अगला कीड़ा बनाने का रीज़न ये था कि आई सीरियसली हेट फेक पीपल। लोग जो ढोंग करते हैं, क्यूट बनते हैं और लोगों से अटेंशन लेते हैं। मुझे ऐसे लोगों से पता नहीं क्यों बस चिढ़ है और मेरे अंदर एकदम से गुस्सा भर जाता है। जब मैं ऐसे किसी इंसान को देखता हूँ, जो लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हो और पता नहीं क्यों अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि उस एलिस को मारने के लिए। मैं ऐसे लोगों की फेक क्यूटनेस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। जब मैं एलिस जैसे किसी को देखता हूँ, जो अपने फॉलोअर्स के सामने बेचारी बनती हैं पर अंदर से घटिया है, मेरे अंदर कुछ टूटने लगता है। गुस्सा नहीं, ये कुछ और था। जैसे मेरी रूह को चीरती हुई कोई चीख बोल रही हो, इसे खत्म करो। मुझे उनकी फेक क्यूटनेस को, उनकी नकली दर्द भरी कहानियों, उनके सिंपैथी के बिजनेस को एक-एक करके तोड़ना है। एलिस के लिए मेरा रिचुअल एक पनिशमेंट नहीं था, वो एक शुद्धिकरण था, जिसमें उसकी हर नकली मुस्कान, हर झूठा आंसू, हर स्वीटहार्ट बनने की कोशिश जलकर राख हो जाए और वो राख भी उसके गले के अंदर घुस जाए, सांस के साथ। एलिस को मारना, उसके साथ रिचुअल करना अब मेरा ऑब्सेशन सा बन चुका था। तो बस अब मैंने प्लानिंग शुरू कर दी अलीशा के साथ रिचुअल करने की। अब मैं उसे रेगुलर स्टॉक करता था। सोशल मीडिया पर, पॉर्न साइट्स पर, ओनली फैंस पर, उसके घर पर, हर जगह, हर पल मेरी नज़रें उस पर ही रहती थी। वो कब और क्या कर रही है, मैं सब देखता रहता था। और फिर मैंने उसके दिमाग से खेलना शुरू किया। उसकी लाइव स्ट्रीम्स पे, उसकी हर पोस्ट पर, डीएम में, हर जगह उसको क्रीपी थ्रेड्स भेजता था, अलग-अलग अकाउंट से। पर उन थ्रेड्स से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और अब तक मैंने अपना पूरा प्लान भी बना लिया था, जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप 1 था अपनी आइडेंटिटी को पूरा चेंज करना, डेविड द साइको से डेविड द डॉक्टर का गेटअप लेना। एंड आई डिड इट। मैंने उसके सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो सबसे सिंपैथी लेती है, मैंने ओपनली एक पोस्ट किया जिसमें उस आलिशा को टैग भी कर दिया और उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि मैं एक बहुत बड़ा अमीर डॉक्टर हूँ और इस बीमारी के ट्रीटमेंट का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अपने दिल से आलिशा की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं उसको उल्टा बहुत सारा पैसा भी डोनेट कर सकता हूँ। बस कुछ ही देर में मेरी पोस्ट पर लाखों लोग लाइक करने लगे, कमेंट करने लगे, बिकॉज इट वॉज अ ट्रेंडिंग टॉपिक। और फाइनली पूरे 13 घंटों के बाद अब जाके उस आलिशा का प्राइवेट रिप्लाई भी आया मुझे मेरे डीएम में। साली ने कहा कि देखिए सर, थैंक यू सो मच, पर मेरा ऑलरेडी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बस मुझे पैसों की ही ज़रूरत है। मतलब कुछ भी हो जाए, पैसा आना चाहिए बस हर जगह से। पहला प्लान फेल हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं डेविड हूँ, साइकोपाथ। तुम जैसे लोगों की सोच जहाँ थक जाती है, मेरी सोच वहाँ फॉर्म लेना शुरू करती है। तुम्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया, पर गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुम रूल बुक पढ़ते हो, लेकिन मैं उसे लिखता हूँ, वो भी खून से। नाउ द टाइम हैज कम फॉर माय सेकंड प्लान। फिलहाल के लिए मैंने वो डॉक्टर वाला पोस्ट और वो फेक अकाउंट सब कुछ अच्छे से उड़ा दिया और फिर मैंने सीधे एक बहुत रिच पॉर्न फिल्म प्रोड्यूसर का गेटअप लिया और सीधे कुछ 2 कौड़ी के गिफ्ट्स वगैरह लेकर मैं उस अलीशा के घर पर पहुंचा। मैंने दरवाजा नॉक किया, वो फिर से अपनी वही ऑलमोस्ट बिना कपड़ों की पूरी नंगे आउटफिट में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बट शी वॉज वेरी शॉक्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे जानती है या मुझे देखकर कुछ सोच रही है। पर फिर वो मेरे हाथों में वो फूल और गिफ्ट्स देखकर स्माइल करने लगी। उसे पता नहीं था ना कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने तुरंत वो सब गिफ्ट्स और फूल उसको दिए। हाय अलीशा, मैं टॉमस मेलिनो, कल्ट स्टूडियोज, शायद सुना हो तुमने। थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन, फिर आंखों में वो टिपिकल क्यूरियोसिटी वाली चमक। झूठ पे जीने वाले लोग हमेशा नए झूठों में इंटरेस्टेड होते हैं। उसने मुझे बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से घर के अंदर ले जाकर बैठाया। वो बोली, मुझे लगा आप अब्रॉड शूट करते हो। उसकी आवाज में थोड़ा फेक एटीट्यूड, थोड़ा शर्माना, वही सब टिपिकल चूतियाप था। तो मैंने बोला हाँ, मोस्टली, पर अब एक नए प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और ऑनेस्टली तुम्हारी लुक और तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, वो वाली स्माइल जो सिर्फ तब आती है जब किसी को लगता है कि उनका गेम फाइनली काम आ गया। उस कमीनी ने तुरंत पूछा, प्रोजेक्ट क्या है? वही फेम, पैसों और वैलिडेशन की भूख वाली आवाज़। तो एक्चुअली बात ये है कि मैच्योर ऑडियंस के लिए एक हाई बजट वेब सीरीज प्लान कर रहा हूँ। पॉर्न नहीं कहना चाहूँगा, इट्स मोर लाइक एरोटिक आर्ट, क्लासी, हाई एंड। तुम जैसी लड़की चाहिए मुझे, जो इनोसेंट भी लगे और बोल्ड भी हो। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखों से स्कैन कर रही थी मुझे, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि ट्रस्ट करे या नहीं करे। पर अंदर से एक्साइटमेंट की सुनानी चल रही थी। पर फिर फाइनली उसने पूछ ही लिया कि कितना पैसा मिलेगा। मैं हंस दिया भाई और बोला
फर्स्ट एपिसोड का 5 लाख। अगर सब सही गया पूरा सीजन तुम्हारे नाम पे होगा। स्पॉन्सरशिप्स अलग, इंटरनेशनल एक्सपोजर अलग। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो उस मोमेंट में सिर्फ पैसा नहीं देख रही थी, पावर देख रही थी, अपनी दुनिया की क्वीन बनने का मौका। और अब वो थोड़ा सीरियस मूड में आकर बोली, एक कंडीशन है, मैं ऑडिशन नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, ऑडिशन नहीं एग्रीमेंट। ये काम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा बिना तुम्हारे साइन के, और तुम्हारा असली नाम नहीं यूज होगा। पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास। उसकी आंखों में ग्रीड के साथ एक रिलीफ था। मुझे पता था अब ये मेरे हुक में फंस चुकी है और सिर्फ लाइन खींचनी है, और खींचते रहना है जब तक वो टूट ना जाए। उसके चेहरे की वो खुशी, आज भी मुझे हंसी आती है उस खिलखिलाहट को याद करके। देखो, मैंने इतने दिनों में उसके बारे में इतना तो पता लगा ही लिया था कि उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता। बस वो फोटोशूट के लिए उसका कैमरामैन दोस्त आता जाता रहता है, वो भी फिक्स टाइम पर। तो मैं इसीलिए टाइम देखकर बहुत सही मोमेंट पर पहुंचा था, और मैं जानता था कि अभी मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। फिलहाल मैंने सारी कन्वर्सेशन के बाद उसे कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो प्लीज अभी आप इस बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि आप समझ सकते हैं लोगों की नज़र लग जाती है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। एंड सीरियसली मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके बिना मैं उस फिल्म को प्रोड्यूस करूं, मैं उस फिल्म को बनाऊं। इट्स माई ड्रीम। वो पगलैट तुरंत बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और अब मैंने उससे कहा कि चलिए ठीक है, फिर मैं आपको जल्द ही डेट्स वगैरह और आगे क्या करना है वो सब बता दूंगा। एंड देन मैं उसके घर से निकलकर छुपते हुए सीधे अपने घर पर आ गया, और अब मुझे आगे के प्लान पर वर्क स्टार्ट करना था। अब मैंने अगले 7 दिनों के अंदर शहर से बहुत दूर एक सुनसान से एरिया में एक बहुत पुराना, काफी टाइम से अबेंडन पड़ा हुआ स्टूडियो बुक कर लिया, यह कहकर कि मुझे थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह करवाना है। और जो स्टूडियो मैंने चूज किया था, उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका मालिक उस स्टूडियो पे कभी नहीं आता है। इनफैक्ट कोई नौकर या उसका मैनेजर वगैरह भी कोई भी नहीं आता है। मैंने जस्ट ऑनलाइन किसी सोर्स से उस स्टूडियो का पता लगाया और हाथ के हाथ ऑनलाइन पूरी पेमेंट कर दी, एंड बस ऑल सेट। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली, उस स्टूडियो पर पहुंचा और आसपास के एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लिया, जिससे जिससे मुझे मेरे काम में कोई डिस्टरबेंस भी ना हो। और वैसे भी मुझे इंट्रूडर्स, बिन बुलाए बाराती जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो दूसरों के काम में आके अपनी चोंच लड़ाएं, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ ब्लडी पीपल। वेल, उस 7 दिन के टाइम में मैंने स्टूडियो के अंदर सारी तैयारी कर ली, और 8वें दिन मैंने सीधा आलिशा को कॉल करके ये कहा कि आज शाम को इमीडिएटली हमें तुम्हारा एक बिल्कुल रॉ टेस्ट शूट कराना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे मेन शूट में कैसी लगोगी। एंड डोंट वरी, ये कोई ऑडिशन वगैरह नहीं है, यू आर सिलेक्टेड, और ये भी प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, और मैं तुम्हें इस शूट के बाद तुम्हारी थोड़ी पेमेंट भी दे दूंगा। मैंने उसको लोकेशन भी बता दी। शी वॉज अ ब्लडी बिच। वैसे तो एक बार के लिए साली मना भी कर देती, पर जैसे ही मैंने पेमेंट की बात करी तो गली में फिरती कुतियों की तरह तुरंत मान गई। जैसे डॉग्स एंड बिचेस होते हैं, एक बार बस रोटी दिखाने की देर होती है और वो तुम्हारे आगे पीछे भागने लगते हैं अपनी पूंछ हिलाते हुए, जस्ट लाइक दैट। वो 8वां दिन वो दिन था जब फिर से अब जाके मेरा थर्ड रिचुअल कंप्लीट होने वाला था। पर देखो, हर काम जैसा तुम सोचते हो वैसा तो नहीं होता। वो दिन आया, मैंने उसी स्टूडियो में अपना वही आइकॉनिक ब्लैक कोट और पूरा रिचुअल आउटफिट पहनकर बहुत बेसब्री से अपने कीड़े का इंतजार कर रहा था मैं। एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि कैसे अभी मैं उस आलिशा के साथ रिचुअल करूंगा और उसका क्या हाल करूंगा। और तभी रात के 9 बजते ही स्टूडियो के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने अपने हाथों में एक नाइफ को छुपा कर ही रखा था। मैंने धीरे धीरे से जाके स्टूडियो का दरवाजा हल्का सा खोला, और मैंने देखा कि आलिशा सामने खड़ी हुई है, अपना पूरा फेस ढक कर और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने खड़ी हुई थी। मुझे उस मोमेंट पर कुछ तो अनयूजुअल सा फील हुआ, बट पता नहीं क्यों साला मैंने अपने मन की इस बात को, इस फीलिंग को उस टाइम इग्नोर कर दिया। बिकॉज तुम नहीं जानते हो, मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता है। बिकॉज आई एम अ साइकोपाथ। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज नोटिस भी करता हूँ और उसे ओवर थिंक भी करता हूँ। पर पता नहीं क्यों उस टाइम मैंने अपनी इस फीलिंग को इग्नोर किया और बस नाइफ को पॉकेट में छुपाकर दरवाजे को पूरा खोला और आलिशा को अंदर बुलाया। अब हम दोनों सोफे पर जाके बैठे हुए थे। आलिशा ने तुरंत पूछा कि क्या बस हम दोनों ही हैं यहाँ पर और कोई नहीं है? मैंने उसके इस सवाल को इग्नोर किया। मैं खड़ा हुआ और रूम के एक कॉर्नर की तरफ वॉक करके जाने लगा, ये कहते हुए
कि आलिशा कैसा फील हो रहा है अपनी लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट को लिव करने में। आर यू हैप्पी एंड एक्साइटेड? वो बोली, या आई एम सो एक्साइटेड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करूंगी, आप जैसे इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ। अब मैंने तुरंत एक गिफ्ट बॉक्स उठाया और उस बॉक्स को अलीशा के सामने सोफे पर जाकर आराम से रख लिया और मैं भी वहां बैठ गया। अलीशा ने पूछा, ये इस बॉक्स में क्या है? क्या इसमें मेरे लिए कोई सरप्राइज है? इज इट रियली फॉर मी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए ही तो है, एकदम स्पेशल। ओपन इट। साली ने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर से निकला एक काफी भारी हैमर। अब इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती या उस हैमर को टच भी करती, मैंने तुरंत एक झटके से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। वो हाथ पैर फड़फड़ाने लगी। मैंने ठीक उसी मोमेंट पर वही हैमर उठाया और सीधे उसकी खोपड़ी पे टन करके मार दिया। और भाई साहब क्या ही बेहोश हुई वो, मतलब मजा ही आ गया यार। जैसे ही उसकी खोपड़ी पर भारी सा हैमर पड़ा, भाई आवाज आई टन, ऐसा लगा मंदिर का घंटा बजा दिया हो। और उसकी आंखें तुरंत पूरी ऊपर की तरफ गायब हो गई और वो पूरी वाइट दिखने लगी और आंखें खुले खुले वो वहीं बेहोश हो गई। मैंने तुरंत शांति से बैठकर चैन की सांस ली, उसे बहुत प्यार से देखा और तुरंत उसके हाथों को पैरों को बांधना शुरू किया। मैंने वही स्टूडियो इस वजह से भी चूज किया था बिकॉज आई लव आइसोलेशन। मुझे बेसमेंट से और बिल्कुल बंद आइसोलेटेड जगह से अलग ही प्यार है। एंड गेस व्हाट, उस स्टूडियो में भी एक बेसमेंट था एंड दैट वाज द मेजर रीजन why I chose that studio. And during this whole period of time, like that fucking 7 days, I prepared everything for my satanic ritual in that basement. अभी मैं आलिशा को बांध कर जैसे एक बिल्ली चूहे की लाश को घसीटते हुए लेकर जाती है, ठीक वैसे मैं भी उसे बेसमेंट में लेकर जा रहा था। लेकिन तभी फिर से स्टूडियो के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने तुम्हें अभी बोला था कि कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता है, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। और कभी कभी तुम्हें अननोन चीजों को फेस करना ही पड़ जाता है। मैंने तुरंत अपनी गन उठाई और बहुत सावधानी के साथ दरवाजे का लॉक खोला और मैं साइड से छुप गया। इमीडिएटली बाहर से दो हट्टे कट्टे आदमी दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। मैं जस्ट दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। उन दोनों के पास कोई भी वेपन या कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि वो दोनों पीछे मुड़ते, मैंने इमीडिएटली उन दोनों में से एक बंदे को सीधा उसकी खोपड़ी में एम करके गन शॉट कर दिया। जिसके बाद वो दूसरा बंदा पीछे मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने तुरंत उसके सर पर वही गन मारी और वो तुरंत अपना सर पकड़कर नीचे गिर गया। और फिर मैंने अपने हाथों से उसे एक ही सांस में इतना मारा कि उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। मैंने उसके हाथों को पूरा तोड़ मरोड़ डाला और वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने उसे मारते वक्त इतना ही कहा कि आई डोंट लाइक इंट्रूडर्स। लेकिन हाँ यार, कुछ भी कहो, ताकत तो थी लौंडे में। इतना पिटने के बाद भी बंदा एकदम ऐसे होश में था जैसे जस्ट उसने अभी अभी 1 किलो कॉफी कच्ची खा ली हो। दर्द के मारे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर बेहोश नहीं हो रहा है। अब मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया और उसकी एक टांग को पकड़कर उसकी टांग की हड्डी ही तोड़ दी, पूरा 360 घुमा डाला। और वो बोन क्रैक आज भी मेरे हाथों में फील होता है। मोटे तगड़े लोगों को मारने में, तोड़ने में, उनके थुलथुले शरीर के साथ टॉर्चर करने में एक अलग ही मजा आता है दोस्त। तू क्या समझेगा उस मजे को। फिलहाल मैंने उसकी वही टूटी हुई टांग पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया और सीधे बेसमेंट में लेकर आ गया, जहां पर वो आलिशा भी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसको होश आ चुका था और मछलियों की तरह जमीन पर पड़ी अपना नाच दिखा रही थी। मैंने उन दोनों को एक दूसरे के पास पास एक अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पटक दिया। और अब मैंने सबसे पहले वापस से ऊपर जाके अच्छे से उस दूसरे आदमी का गेम बजा दिया, जिससे इन केस उसे होश ना आ जाए। तो मैंने तुरंत एक चाकू उठाया, सीधे उसके उस पॉइंट पर पूरा 13 बार स्टैप किया जहां पर उसका वो दिल था। एक के बाद एक के बाद एक, बार बार लगातार। सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का। और उस टाइम पूरे फ्लोर पर, चीजों पर, दीवारों पर, हर जगह बस खून ही खून दिख रहा था। यार बहुत मेहनत लगने वाली थी अब उस पूरे स्टूडियो को अच्छे से साफ करने में, बट जो भी हो, मजा भी तो बहुत आ रहा था। मैं वापस अब नीचे आया और तब मैं शौक तो ये जानकर हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। और अब जाके मुझे सब समझ में आया कि बात थी क्या। तो एक्चुअली बात ये थी कि ये आलिशा जो है ना, ये अकेली नहीं थी और इसे कुछ लोगों का ग्रुप कंट्रोल कर रहा। आलिशा ने मेरे बारे में, उस पॉर्न फिल्म के ऑफर के बारे में सब कुछ अपनी टीम को बता रखा था और उन्हें मेरे ऊपर शुरू से ही डाउट था। तो इसीलिए वो लोग अपनी प्यारी ओनली फैंस की क्रिएटर, जिसके नंगे शरीर पर उन लोगों का धंधा चल रहा है,
वो लोग आलिशा की सेफ्टी के लिए उसके पीछे पीछे स्टूडियो पे भी आ गए थे। फक चूतिया साले। देख क्रिस, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ हर चीज से डील करने के लिए। फिलहाल यार पहली बार मुझे अपने इस बात का गिल्ट हो रहा है कि मेरे थ्रू की गई रिसर्च अपने विक्टिम के लिए इतनी बेकार कैसे हुई, और कैसे ये इतनी बड़ी बात मुझसे छूट गई कि आलिशा अकेली नहीं है और कुछ और भी लोग हैं जो उस पर निगरानी रखे हैं और उसे कंट्रोल कर रहे हैं। सही है आलिशा, तू तो मेरे से भी खतरनाक प्लानिंग कर लेती है, पर कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले। इनफैक्ट दुनिया में कोई भी कुछ भी कर ले, पर कोई भी मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। एनीवेज, बहुत टाइम वेस्ट हो गया अलीशा तेरी वजह से, एंड नाउ इट्स टाइम टू फिनिश दैट मैन एंड देन फाइनली डूइंग द रिचुअल विथ यू माय स्वीटी अलीशा। अब मैंने अपनी गन उठाई और शांति से सीटी बजाते हुए सीधे जमीन पे पड़े हुए आदमी के पास जाके बैठ गया। इससे पहले कि तू अभी एक गहरी नींद में सो जाए, दो काम करके जा। सबसे पहले तो तू मुझे अपना नाम बता। वो साला उसकी सांसें अटक रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपना नाम बताया, जॉर्ज। ओके, तो तेरा नाम तो है जॉर्ज। अब चल दूसरा काम, अपनी आखिरी विश बता दे, योर लास्ट डिजायर। एंड नाउ उसकी आंखों में वो खौफ मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। और इससे पहले कि वो सच में मुझे अपनी लास्ट डिजायर बताता, मैंने एक गोली उसके नेवल पर यानी कि नाभि पर फायर की और दूसरी गोली उसके सामान पर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक गोली सीधा उसके भेजे में ठोक दी। सपोज कि एक जगह चिड़ियों का झुंड है और तुम उस झुंड के ऊपर स्पेसिफिकली किसी एक बर्ड पर जब तुम फायर करोगे, तो कैसे बाकी की बची हुई बर्ड्स चीखने फड़फड़ाने लगती हैं, लाइक दे वेंट क्रेजी एट दैट मोमेंट। या फिर फॉर एग्जाम्पल एक रोड पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और तुम सीधे उसकी पूंछ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दो, तो कैसे वो बड़ी पतली सी आवाज में बिलबिलाने लगता है, चीखता है। वो कुतिया अलीशा ऐसे ही चीख रही थी, ऐसे ही फड़फड़ा रही थी जब मैंने उस जॉर्ज को शूट किया, और उसका वो खून पूरे बेसमेंट में और अलीशा के चेहरे पर एक झरने की तरह फैल गया। फिलहाल अब टाइम आ चुका था अलीशा के साथ सैटेनिक रिचुअल परफॉर्म करने का, बिकॉज सेटन इज वेटिंग फॉर हर एंड फॉर द रिचुअल। बट इससे पहले कि मैं आगे कुछ करता, सडनली उस अलीशा ने एक नाम लिया, हेनरी। और मैं इमीडिएटली उस नाम को सुनकर समझ चुका था कि आलिशा किसकी बात कर रही है। क्रिस, डिड यू रिमेम्बर कि अभी कुछ देर पहले मैंने तुझे मेरे एक विक्टिम के बारे में बताया था, जो सिर्फ 8 महीने का एक छोटा बच्चा था, जिस कीड़े को मैंने ओवन में कुक करके खाया भी था। हेनरी, हेनरी नाम ही था उसका। और क्या ही बदकिस्मत निकली ये आलिशा की, क्योंकि हेनरी और कोई नहीं, आलिशा का ही छोटा भाई ही था। यार डेस्टिनी भी ना बड़ी कमीनी चीज होती है, साली कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। वेल, तो बात कुछ ऐसी है कि आलिशा ने बताया कि 15 साल पहले जब मैंने हेनरी को किडनैप किया, तब आलिशा ने चुपके से गलती से मुझे देख लिया था और फिर मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को, पुलिस को, सबको बताया। बट एट द एंड किसी की औकात तो है नहीं मुझे पकड़ पाने की, तो ऐसा ही हुआ और हेनरी का केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री में, मिसिंग केस में आ गया, एंड एवरीवन assumed that Henry is now dead, which was the reality also. वाह अलीशा, नाइस। बट क्या तू मुझे ये बता सकती है कि तूने इतने सालों बाद, ये 15 साल बीत चुके हैं, तूने मुझे पहचाना कब और कैसे? तब आलिशा बोली कि तेरे गले के ऊपर ये जो अजीब सा निशान है ना, ये निशान तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। याद है तुझे जब तू ये फिल्म प्रोड्यूसर बन के मेरे घर आया था? तब मैं एक सेकंड रुक कर तुझे बड़ा शॉकिंगली देख रही थी। मैं उसी समय तुझे पहचान चुकी थी कि तू ही है मेरे भाई का किडनैपर, और इसीलिए तुझसे मिलने के जस्ट बाद मैंने सोच लिया कि कैसे भी करके मैं तुझे मार कर ही रहूंगी। पर साले ये दोनों भैंसे जिन्हें मैं तेरा गेम बजाने के लिए लेकर आई थी, खूब पैसे भी खिलाए थे, ये दोनों चूतिया तो मुझसे भी कमजोर निकले। गुड आलिशा, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया तूने, पर मुझसे पंगा लेना कोई खेल नहीं है। वेल ग्रेट, कुछ साल पहले तेरे उस चूजे का खून भी मेरे हाथों हुआ, एंड नाउ लुक एट डेस्टिनी, नाउ इट्स योर टर्न। तुझे क्या लगा कि तू इस छपरी चूतियों वाली प्लानिंग मुझे हरा देगी? अबे चल, पागल वागल है तू। मैं कोई छोटा मोटा चोमू सा क्रिमिनल नहीं हूँ, आई एम अ साइकोपाथ जिसके ऊपर हमेशा सेटन का हाथ है। चल ठीक है, अब तूने मेरा बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब तू बस शांत हो जा और अब बारी है तुझे सेटन के लिए समर्पित करने की। सो लेट्स गो। और अब मैंने अलीशा के सामने धीरे धीरे करके उस रिचुअल को परफॉर्म करने की सारी तैयारी शुरू कर दी।
पूरे बेसमेंट में ब्लैक कैंडल, सैटेनिक सिंबल्स सब कुछ सेट कर दिया। उस बेसमेंट के अंदर ज़मीन पर पूरा खून फैला हुआ था। काफ़ी सारी कैंडल्स की लाल रोशनी से वो बेसमेंट भर चुका था और मुझे अपने कानों में सेटन की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। आलिशा थोड़ी होश में, थोड़ी बेहोशी में उस ज़मीन पर बंधी पड़ी हुई थी। फड़फड़ा रही थी, चीख रही थी, "मुझे छोड़ दो! बचाओ!" मैंने कहा, "चुप कर फकिंग बिच एंड लेट मी कंसंट्रेट ऑन माय रिचुअल। तेरे चीखने से, चिल्लाने से तू बच नहीं जाएगी। कोई नहीं आने वाला अब तुझे मुझसे बचाने के लिए। इसलिए जस्ट कीप क्वाइट एंड लेट मी डू एवरीथिंग।" मैंने ब्लैक लेदर के बेल्ट से उसके हाथों को, पैरों को और कमर को कसकर बांध दिया था और साथ में अब मैंने उसके मुंह पर भी टेप लगा दी थी। उसकी आंखों में डर जम गया था और उसकी आंखों के सामने मैं खड़ा था, सेटन अपने वही ब्लैक लॉन्ग कोट में। अब मैंने धीरे से उसके पास जाकर उसको अपनी कोल्ड आइज से घूरते हुए एक कोल्ड और हल्की सी आवाज में कहा, "चल तुझे सेटन के पास लेकर चलते हैं।" आई वॉज स्माइलिंग एट हर एंड शी वॉज शिवरिंग आउट ऑफ फेयर। अब फिलहाल यहाँ से शुरू हुआ सबसे एक्सट्रीम पेस। अब मैंने दो बड़े बड़े सिरिंजेस उठाए और एक सिरिंज में स्कोपोलामाइन और दूसरे में कीटामाइन, इन दोनों का कॉम्बो मैंने सीधे आलिशा के गर्दन में ठोक दिया एंड फॉर जस्ट अ वाइल आलिशा की बॉडी बहुत कसकर झटक गई, जिसके बाद इमीडिएटली उसकी पूरी बॉडी एकदम शांत हो गई। ना चिल्लाने की ताकत, ना भागने की, बस वो आंखें जो जो सब कुछ देख पा रही थी और वो दिमाग जो सब कुछ महसूस कर पा रहा था। वेल नाउ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली जिसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म होने रख दिया और उसके अंदर मैंने आलिशा के उन चोमू से बॉडीगार्ड जिनको मैंने ऑलरेडी फिनिश कर ही दिया था, मैंने उनमें से एक की टांग काटी और उस टांग की खाल को पूरा छील कर उसकी हड्डी को अच्छे से पीस कर वो पिसी हुई बोन्स का पाउडर मैंने उस सल्फ्यूरिक एसिड की कढ़ाई में डाल दिया और इसके बाद जस्ट वो कढ़ाई में ये डेडली मिक्सचर अच्छे से गर्म हो रहा था, जिसे देखते हुए मैं आलिशा से बातचीत कर रहा था और आलिशा बेचारी वो मेरी हर बात का बड़ा मुश्किल से जवाब दे पा रही थी। फिलहाल पूरा बेसमेंट रेड कैंडल लाइट से जल उठा था। आलिशा की आंखें बिल्कुल फटी की फटी हुई, वो एक अधमरी लाश की तरह बंधी हुई जमीन पर पड़ी। आलिशा ने बोला, "नहीं, ये सब क्या है? प्लीज मुझे जाने दो। ये कैसा मजाक है? प्लीज लीव मी।" मजाक? तू इसे मजाक कह रही है? अबे चूतिया है क्या तू? तू जानती है तू सिर्फ एक इंसान या एक बहुत बड़ी ओनली फैंस की 2 कौड़ी की मॉडल नहीं है। तू सेटन के लिए मेरे लिए एक पापी ऑफरिंग है। बहुत मजा आता है ना तुझे अपना नंगा बदन दुनिया के सामने बेचने में और दूसरी तरफ लोगों का चूतिया काट के उन पैसों की भीख मांगने में। कौन हो तुम और क्या क्या चाहते हो मुझसे? अरे कोई बात नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझसे सेटन के सेवक से पंगा लेके। मैं हूँ डेविड, डेविड द साइको और सेटन सेटन का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। क्या बोलती थी तू अपने वीडियोस में? हेलो दोस्तों, मेरी मदद करो, मैं आलिशा हूँ, मुझे मुझे बहुत बुरी बीमारी है, मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। क्या नाम बताया था उस बीमारी का? हाँ, कैंकरम ओरिस, एक ऐसा डिसीज जिसमें इंसान को सिर्फ सर्जरी ही बचा सकती है और इससे इन्फेक्टेड इंसान की पूरी बॉडी वियर्ड तरीके से पूरी डीके होने लगती है। लेकिन तुझे देखकर तो बिल्कुल भी इस बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। चल कोई नहीं, अभी कुछ देर में तेरा वही हाल होगा जो कि एक्चुअली इस बीमारी से सफर लोगों का होता है। देख मेरी नज़र में तू सिर्फ एक पाप फैलाने वाली तुच्छ से कीड़े मकोड़ों की तरह है जिसे मैं अपने हाथों से मसलना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। सेटन मुझ में सांस लेता है और तू उसकी भूख है। आज तेरी हर चीख एक मंत्र बनेगी, हर आंसू सेटन का एलिक्सर बनेगा। तेरे दर्द से मेरा रिचुअल होगा और तेरी मौत वो सेटन से मिलने का एक दरवाजा बनेगी। तुम पागल हो, कोई इंसान ऐसा नहीं करता है। इंसान? मैं कब से इंसान हो गया? मैं तो अंधेरा हूँ। तुमने पैसों के लिए झूठ बोला, लोगों के इमोशंस को बेचा एंड आई हेट सिंपैथी सीकिंग पीपल्स। और तू तू तो नकली नाटक करके सिंपैथी गेन कर रही। यू आर अ मॉन्स्टर। नहीं नहीं नहीं, मैं एक प्रीस्ट हूँ। मॉन्स्टर नहीं हूँ, प्रीस्ट हूँ मैं, प्रीस्ट जिसका भगवान तुम्हारा 2 कौड़ी का कोई नॉर्मल भगवान नहीं है। मेरा भगवान सेटन है जिसके लिए सेक्रीफाइसेस बकरे के नहीं होते, उनके लिए सेक्रीफाइसेस तुम होते हो। फेक सिंपैथी बेचने वाले हिपोक्रिट बॉडीज। सुन सेटन, वो आ गए हैं, वो तेरी रूह लेने आए हैं और मैं तो सिर्फ एक हम्बल होस्ट हूँ। वेलकम टू द फीस्ट आलिशा, और इस दफा तू खाना बनेगी।
बस बहुत देर बातचीत हो गई और अब वो एसिड बॉयल हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले केयरफुली अलीशा के कुछ बॉडी पार्ट्स को काट काट कर अलग किया। जैसे उसकी कुछ उंगलियां, उसके दोनों कान काट दिए, उसका आधा हाथ तोड़कर अलग कर दिया और उसके कुछ दांत भी मैंने निकाल लिए, जिन्हें इमिडिएटली मैंने एक ब्लैक लिक्विड में डुबोकर एज सम ऑफरिंग्स मैंने सेटन की मूर्ति के सामने उनके चरणों में समर्पित कर दिया। एंड देन मैंने बहुत ही प्यार से आलिशा के सारे कपड़ों को उतार कर फाड़ कर उसे पूरा न्यूड कर दिया। और उसका वो दिमाग जो अभी भी सब कुछ महसूस कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, विच वॉज सो सेटिस्फाइंग फॉर मी। वेल नाउ अलीशा वॉज टोटली न्यूड और मेरे सामने एक कीड़े की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। मन तो कर रहा था कि अभी तुरंत इसका रेप कर दूं, पर मुझे अभी रिचुअल भी करना था। सो आई कंसंट्रेटेड ऑन माई रिचुअल। मैंने तुरंत बहुत प्यार से आराम से अपने हाथों को मोटे मोटे रबड़ के ग्लव्स से ढक लिया और फिर मैंने एक बढ़िया सा कपड़ा उठाया जिसे मैंने केयरफुली उस कढ़ाई में डुबाया। एंड देन आई स्टार्टेड रबिंग दैट क्लोथ ऑन अलीशास फकिंग बिच फेस। एंड देन उसके हाथों पर रब करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कपड़ा टच किया, उसकी स्किन से श्श जैसी आवाज निकलने लगी। स्किन पे बड़े-बड़े फोड़े उठने लगे। व्हाइट लिक्विड और ब्लड एक साथ फूटने लगा। अलीशा का शरीर हिलने की कोशिश कर रहा था, पर बेल्ट उसे पकड़ के रखी हुई थी। पूरी बेसमेंट में बर्न्ड फ्लेश का स्मेल फैलने लगता है, घुटने वाला। और अब मैंने एक स्प्रे गन उठाया, जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भरा हुआ था। वो स्प्रे मैंने डायरेक्ट अलीशा के चेस्ट और मुंह पे मारना शुरू कर दिया। अब उसकी स्किन सिर्फ जल नहीं रही थी, अंदर तक फ्लैश और बोन्स डिसॉल्व होने लगे थे। चेस्ट अंदर धंसने लगा था, जैसे उसके रिब्स नरम हो गए हों। उसकी एक आंख लिटरली पिघल कर टपकने लगी थी। वाइट क्रीमी लिक्विड, सो सेटिस्फाइंग। अब मैंने एक और सिरिंज उठाई, जिसमें एक बहुत ही टॉक्सिक मिक्सचर बनाया, नाइट्रिक एसिड और बकरे के खून का, जिसे मैंने सीधा आलिशा के हार्ट, वो घिनौने दिल के एरिया में इंजेक्ट कर दिया। ऐसा करते ही उसकी पूरी बॉडी की वेन्स काली पड़ने लगी। पूरी बॉडी फूल गई एक गुब्बारे की तरह। उसकी गर्दन और पैरों में ब्लड ब्लास्ट होने लगे, अंदर ही अंदर। अब उसके शरीर से बहुत सारा धुआं सा निकलने लगा था और साथ के साथ गाढ़ा खाला खून उसकी नसों के फटने से निकलने लगा था। पूरे बेसमेंट में एक अलग ही स्टीम सी फैलने लगी उसके बॉडी से निकलती हुई। एंड देन इस सब के बाद मैंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया, जिसके अंदर व्हाइट फास्फोरस और मोल्टेन सल्फर का डेडली कॉम्बो था। एक हल्की सी स्माइल के साथ मैंने वो लिक्विड उसकी बॉडी पर गिरा दिया। एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन द केमिकल टच्ड हर बॉडी, पूरी बॉडी में आग लग गई। स्किन जल के चिपक गई, अंदर की हड्डी तक दिखने लगी। उसके हेयर्स एक ब्लू फ्लेम से चलने लगे। उसकी लास्ट स्क्रीम ऐसी थी जैसे जैसे कोई जानवर मरा हो। और जस्ट आफ्टर अ लाउड स्क्रीम एवरीथिंग वाज गॉन इनटू अ डेडली साइलेंस। और इसी के साथ आई वाज लिटरली फीलिंग द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ सेटन अराउंड मी। बस एक गलती हुई, जली हुई, सिकुड़ी सी बॉडी उस जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उसके शरीर से जो फाइनल एकदम लास्ट ब्लड ड्रॉप्स निकली हुई थी, मैंने उसमें अपना हाथ डाला और तुरंत उस ब्लड से अपने माथे पर एक इन्वर्टेड क्रॉस बनाया। जिसके बाद मैंने अलीशा की बची हुई बॉडी को सेटन के प्रसाद के रूप में सेटन को ही समर्पित कर दिया। रिचुअल कंप्लीट। वेलकम टू द इटर्नल डीके। सेटन इज हैप्पी नाउ एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी नाउ। क्रिस, तुझे पता है वो साली कमीनी इस पूरे रिचुअल के दौरान बड़े जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आ आ मुझे बचाओ, कोई तो बचा लो मुझे प्लीज, डेविड मुझे छोड़ दो। अबे फक यार, अगर छोड़ना ही होता तो क्यों ही इतना गेम खेलता मैं। जैसे ही उसकी आखिरी चीख हवा में घुली, मुझे अंदर तक एक सुकून महसूस हुआ। लेकिन ये कोई आम सुकून नहीं था, ये वो सुकून था जो एक बचर को मिलता है जब छुरी से हड्डी की खरखर सुनाई देती है। वो सेटिस्फाइंग रेजिस्टेंस, वो क्रैक। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई और जाग गया हो, कोई पुराना भूला बिसरा शैतान जो सिर्फ तब उठता है जब खून ठंडा हो रहा हो, जब इंसान के चेहरे से रूह निकलती दिखे। मेरे हाथों से उसका लहू टपक रहा था और मैं हर बूंद को देख रहा था जैसे वो कोई डिवाइन नेक्टार हो। मैं हंस रहा था, नहीं, मैं खिलखिला रहा था। ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं, सिर्फ कंट्रोल था। और सबसे अजीब बात, मैं उदास नहीं हुआ, मैं थका भी नहीं। मुझे लगा अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे एक रिचुअल नहीं, एक एडिक्शन कंप्लीट हुआ हो। ये साली अलीशा क्या समझती थी अपने आप को, और
मैं क्या कोई चूतिया सा छोटा-मोटा गुंडा मवाली हूँ क्या, जो उसके चिरकुट भाई को किडनैप कर लिया और मेरे गले का ये निशान देखकर उसने मुझे पहचान लिया तो हो गया बस और अब वो मेरा सब कुछ खत्म कर देगी। सीरियसली? ऐसा तो कोई ना ही सोचे, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर हो। मैं कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे डिफीट कर पाना इज़ इम्पॉसिबल। मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, आँखों में खुद से ही प्यार और पूछा, "तू इंसान कब था डेविड?" और मेरी परछाई ने जवाब दिया, "कभी नहीं।" खैर अब बारी थी उस बेसमेंट को पूरी तरह से अच्छे से साफ करने की और हर इस सबूत का नामो-निशान मिटाने की। पूरा बेसमेंट और हर एक चीज़ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में जा चुकी एंड आई लव दैट काइंड ऑफ डेड साइलेंस। मैंने नए रबर के ग्लव्स पहने और पुराने ग्लव्स जो पूरी तरह से खत्म की कगार पर आ चुके थे इतनी देर में, मैंने उन पुराने ग्लव्स को सीधे ब्लीच और एसिड वगैरह में डुबोकर डिसॉल्व कर दिया और फिर मैंने पहले कॉर्नर से स्टार्ट किया। क्लोथ फाइबर्स, ब्लड मिस्ट, फिंगरप्रिंट्स, नेल्स, हेयर स्ट्रैंड, हर एक चीज को झांक-झांक कर यूवी लाइट टॉर्च से स्कैन कर करके जो दिखा उसे कलेक्ट किया और जिन चीजों के सबूत थे, निशान, ब्लड स्टेन्स वगैरह थे, उन्हें तुरंत इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट से रब किया, जिससे सिर्फ ब्लड नहीं मेमोरीज तक मिट जाती हैं। मैंने अपना सारा सामान जैसे लाया था वैसे का वैसा एक-एक चीज वापस पैक भी कर लिया और अपने कार में जाकर रख लिया। और अब बारी थी उन दोनों डेड बॉडीज जो इस आलिशा के सो कॉल्ड बॉडीगार्ड्स थे। मैंने सर्जिकल टूल्स का यूज किया, जैसे मैं खुद एक एक्सपीरियंस मॉर्टिशियन हूँ। हर जॉइंट पे कट लगाया, बिना हड्डियां तोड़े। प्रिसीजन इज पावर। बोन्स को ड्राई ब्लीच से रब किया ताकि टिश्यूज डिसॉल्व हो जाए। फिर स्टूडियो के पिछले हिस्से में एक पुराना वाटर टैंक था जिसे मैंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भर रखा था। ये एसिड सिर्फ डिसॉल्व नहीं करता है, डीएनए तक को करप्ट कर देता है। बॉडीज के पीसेस को एक-एक करके उसके अंदर डाल दिया। एक हल्की सी फिजिंग साउंड जैसे कोई कोक कैन खुली हो, लेकिन यहाँ बबल्स में इंसानी आइडेंटिटी खुल रही थी। जो बचा एक लेयर ब्लैक स्लज, उसे मैं ग्लव्स में लेकर बैकयार्ड के सेप्टिक टैंक में फ्लश कर दिया। बाकी जो ड्राई पार्टिकल्स थे उन्हें मैंने फायर प्लेस में जलाकर इंसेंस पाउडर के साथ मिक्स कर दिया। मैंने इंडस्ट्रियल ओजोन क्लीनर स्टार्ट किया जो एयर से बॉडीली ओडर्स और ब्लड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। मैंने बेसमेंट के फ्लोर इतना अच्छे से कुछ खतरनाक केमिकल से साफ कर दिया था जिसे देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ किसी की मौत हुई थी। एंड देन फाइनली मैंने एक सिगरेट जलाई और बेसमेंट के कोने में बैठकर स्मोक के रिंग्स बनाए। हर एक रिंग में एक चेहरा, एक चीख और एक सिगरेट दबा हुआ था। मैंने अपने आप से कहा, डन डेविड, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, अब अगला नंबर किसका है? पर अभी तो आलिशा का गेम पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ था।